सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नई कविता, जिसमें हम देखेंगे नई कविता की नामकरण और उसका परिभाषा, उपलब्धियाँ वगैरह। ये सेमेस्टर 3 में भी शायद है, हिंदी ऑनर्स के सिलेबस में पढ़ना है। और भी बहुत सारे आगे जाके भी आपको पढ़ना पड़ता है, पीजी वगैरह में हिंदी में आपको पढ़ना पड़ता है। तो जिन लोगों के लिए भी है वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो ये मेरा नोट्स है जो मैं कोचिंग जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे सर मेन पॉइंट चुन चुन के अपने आसान भाषा में लिखवाते थे, बहुत अच्छे से समझाते थे। तो मैं वही आप लोगों के बीच में लाई हूँ। मैं बहुत सारा अलग तरीक़ा से पढ़ाती हूँ, तो मैं जहाँ मुझे नोट्स मिलता है तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं अपना नोट्स से आप लोगों को समझाऊँ आसान तरीक़े से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट में मैं बिल्कुल निचोड़ भी समझाती हूँ, ये जितना भी पढ़ाती हूँ लास्ट में अपने भाषा में उसका निचोड़ समझाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बहुत सारे हिंदी ऑनर्स के वीडियो अपलोडेड है, कवि लेखक वगैरह। और कुछ भी आपको अगर टॉपिक चाहिए, कोई टॉपिक पे वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं वहाँ पे बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो मैं डालने का कोशिश करूँगी। अगर अपलोडेड होगा तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं नई कविता का नामकरण। तो जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह विवाद का विषय रहा है कि नई कविता नाम से जाने वाली कविता किन अर्थों में नई है। मतलब यह विवाद का विषय है कि जो नई कविता के नाम से जो कविता जाना जा रहा है, आखिर उसमें क्या खास बात है, आखिर किस अर्थ से उसको हम नई कविता कह सकते हैं, कौन कौन सी उसमें बात है। तो यह एक विवाद का विषय रहा है और इस काल की कविता को ही नई कविता कहना उचित है। और सिर्फ नई कविता की जो कहानियाँ हैं उसी को हम नई कविता कह सकते हैं, यह कहना क्या उचित है, हाँ या ना, ये भी एक विवाद का ही विषय है। छायावादी कविता भी अपनी पूर्ववर्ती काव्यों में नई ही थी। जो छायावादी के समय जो कविताएं रचनाएं लिखे जा रहे थे, जो नई कविता से पहले थी छायावादी युग, उस समय जो भी कविता लिखे जा रहे थे वो भी नई ही थी। तो उसको भी हम लोग नया कह सकते हैं या नहीं। तो यही मतलब कि विवाद बता रहा है कि जो नई कविता का जो युग आया, समय आया, तो सिर्फ उस समय जो कविता लिखी गई उसी को हम सिर्फ नई कविता कहें, या उससे पहले जैसे कि छायावादी युग, उस समय की रचनाएं जो थी वो भी नई ही काव्यों का प्रयोग किया जा रहा था, नए नए चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, क्या उसे भी हम नई कविता नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का विवाद चल रहा है। अगर नई कविता का तात्पर्य यह है कि वह पूरी तरह से नई है और उसमें अपने पूर्ववर्ती काव्य रूपों की कोई छाया नहीं है, तो यह कहना भी सही नहीं है। ये भी बोला जा रहा है कि अगर नई कविता का यह तात्पर्य है, मतलब उसका यह ताल्लुक है कि वो उस समय जो कविता लिखी जा रही थी नई कविता के युग के समय, उस कविता में जो पहले के थे, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, ये सारे जो पहले जो काव्य लिखे जा रहे थे जिससे नियमानुसार, वो सारे चीज़ का नई कविता में अगर प्रयोग ना हुआ हो तो ये भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो पीछे का भी लेके लिखा गया है और नया कुछ डाला भी गया है। तो ये नहीं कह सकते कि नई कविता में पूरी तरह से सारा कुछ नया है। फिर है, डॉक्टर जगदीश गुप्त इस बात पर बल देते हुए कहते हैं, और डॉक्टर जगदीश गुप्त एक रचनाकार है, वो इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है। मतलब कविता में नवीनता की उत्पत्ति, नया कुछ अगर आपको लिखना है कविता में, तो उसमें सच्ची कविता, जो सच का कविता है, एक होता है कल्पना कविता, कुछ भी बनावटी हम लिख रहे हैं, लेकिन नहीं, सच्ची जो सच में कुछ हुआ होगा वैसा, तो सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। जो सच्चा कविता लिखता है उसी में कुछ नया देखने को मिलता है, नया कुछ प्रयोग होता है। ये डॉक्टर जगदीश द्वारा कहना है इनका, नई कविता का परिभाषा वो कह रहे हैं कि कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है। दूसरे कवि धर्मवीर भारती ने नई कविता को पुराने और नए नामों मूल्यों के टकराहट से उत्पन्न तनाव का कविता कहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दूसरे कवि धर्मवीर भारती, पहला हो गया जगदीश गुप्त, क्या कहें कि
नई कविता में अगर कुछ नया प्रयोग हो रहा है कविता में तो तभी होगा जब सच्ची कविता लिखी जाएगी। उसी प्रकार फिर दूसरे कवि कहते हैं, कवि धर्मवीर भारती, कि नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराहट से उत्पन्न तनाव की कविता कहा जाता है। मतलब कि जो पुराने और नए जो कविता हैं वो दोनों को टकराहट, मतलब एक दूसरे से दोनों टकरा रहे हैं, उससे जो उत्पन्न तनाव होता है, जैसे कि पहले वाला कहानी और अभी वाला कहानी या कविता जो भी बोलिए, दोनों मिल रहा है लेकिन दोनों में पटरी नहीं खा रहा, वो कुछ अलग दिशा में जा रहा है, नई वाला कुछ अलग दिशा में जा रहा है, तो उससे जो एक तनाव उत्पन्न हो रहा है ना, वही मतलब नई कविता कहला रहा है। ये कहना है धर्मवीर जी का। फिर है, नई कविता में व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना भी प्रबल रही है। नई कविता में क्या है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता की भावना भी प्रबल रही है। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, वो अपने स्वतंत्र हो के कुछ भी काव्य को लिख सके। ये नहीं कि एक नियम कानून बना हुआ है कि आप इसी नियमानुसार आप रचना कर सकते हैं, ऐसा नई कविता में नहीं है। बिल्कुल लेखक अपना स्वतंत्र होके, आज़ाद होके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर है, मुक्तिबोध के अनुसार नई कविता की अपने कोई विशेष दार्शनिक विचारधारा नहीं है। उनके अनुसार नई कविता मूलतः एक परिस्थितियाँ के भीतर पहले हुए भावन हृदय पर्सनल सिचुएशन की कविता है। मतलब कि मुक्तिबोध के द्वारा जो कहा जा रहा है कि नई कविता को अपने कोई विशेष दार्शनिक विचारधारा नहीं है। उनको मतलब नई कविता को लेके उतना कुछ अच्छा विचारधारा वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनके अनुसार नई कविता मूलतः एक परिस्थितियाँ के भीतर पहले हुए मानव हृदय पर्सनल सिचुएशन की कविता है। मतलब जो मानव का जो एक पर्सनल अपना कुछ भी हुआ होगा घटना, कुछ भी वो पर्सनल निजी अपने नज़र से जो देख रहा होगा और जो लिख रहा होगा, वही नई कविता है। किनके द्वारा ये कहा जा रहा है? मुक्तिबोध के द्वारा। फिर है, नई कविता की परिस्थितियाँ। उधर हम लोग नामकरण भी देख लिए और थोड़ा बहुत परिभाषा भी देख लिए। ठीक है, अब है परिस्थितियाँ। तो प्रयोगवाद कालीन परिस्थितियाँ की चर्चा करते हुए हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शिविर और समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते तनाव का असर तत्कालीन लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ रहा था। मतलब कि नई कविता की परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थी कि जो प्रयोगवाद कालीन में जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नई कविता की परिस्थितियाँ में भी। मतलब कि प्रयोगवाद की जो परिस्थितियाँ था उसी के हिसाब से जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी शिविर और समाजवादी शिविर के बीच जो बढ़ते तनाव का असर मतलब तत्कालीन लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ रहा था। मतलब कि जो प्रयोगवाद का जो परिस्थितियाँ थी उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, और जो विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवाद पे मतलब हमारे राज्य समाज पे जो प्रभाव पड़ रहे थे, जो तनाव थे, वो सारे चीज़ भी इस समय के लेखकों पर उनका प्रभाव देखा जा सकता था। नई कविता के परिस्थितियाँ के समय नई कविता के जो लेखक थे वो लोग भी इस युद्ध के बाद का जो स्थिति था उसका उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ परिस्थितियाँ में कि प्रयोगवाद कालीन का जो परिस्थितियाँ थी उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद युद्ध के बाद जो हमारे समाज पे प्रभाव पड़ रहे थे, तो वो चीज़ सारे चीज़ लेखकों पे भी प्रभाव डाल रहे थे। लेखकों को वो सारे चीज़ दिख रहे थे और वो अपने कविताएं में उस चीज़ को लिखने का प्रयास कर रहे थे। फिर है, इन दोनों शिविरों के बीच बढ़ते तनाव में शीत युद्ध को जन्म दिया। और ये जो दोनों का जो शिविर था, साम्राज्यवादी और समाजवादी के बीच में जो तनाव बढ़ रहा था, तो ये दोनों के बीच के तनाव के कारण फिर से एक शीत युद्ध को जन्म दिया। फिर एक शीत युद्ध हुआ। ये तो विश्व युद्ध हुआ ही, उसके बाद फिर जो साम्राज्यवादी और समाजवादी में जो बीच में तनाव लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो किसको जन्म दिया? शीत युद्ध को। इस दौर संगठनों में जन्म लिया और मार्क्सवाद विचारधारा और समाजवादी देशों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया।
ठीक है। फिर है नई कवितावादी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति से असंतुष्ट थे। मतलब क्या बोला जा रहा है कि नई कवितावादी जब नई कविता का जब परिस्थिति था, युग था, उस समय क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति से असंतुष्ट थे। जब स्वतंत्रता मिल गई हमें भारत में, तो उसके बाद भी वो असंतुष्ट थे। उनका मन पूरा नहीं हुआ था कि हम पूरे तरह से आज़ाद हो चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य संग्रह जिन वर्गों के हाथ में आई, उससे जनता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। स्वतंत्रता के बाद जब राज्य को संभालने का जो जिम्मा होता है वो इन लोगों को हाथ में चला गया, इन लोगों का वर्गों के पास चला गया, जो कि एक समान रूप से देश को नहीं चला रहे थे, राज्य को नहीं चला रहे थे, समाज को नहीं देख रहे थे, बल्कि भेदभाव, अपने वर्गों को सिर्फ सेवा करना और नीचे लोगों को दबाना, ये सारी चीज़ चल रही थी। तो इसी वजह से नई कवितावादी के जो लोग थे वो असंतुष्ट थे। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में जनता का असंतोष बढ़ा, देश में आर्थिक विषमता बढ़ी और बेरोजगारी पनपी। इसी के फलस्वरूप नई कविता का आंदोलन उचित हुआ। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो राजपाट संभालने का जिन्हें कार्य मिला, सौंपा गया, वो बहुत ही मतभेद करने वाले लोग थे। वो अपने वर्ग को आगे बढ़ाते थे और नीचे वर्ग के लोग को दबाते थे। तो बिल्कुल भेदभाव चल रही थी, बेरोजगारी बढ़ चुका था, लोगों में असमानता हो चुकी थी, धर्मनिरपेक्ष हो चुका था। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए फिर नई कविता का जो आंदोलन है वो उचित हुआ। फिर नई कविता का आंदोलन हुआ, वो आगे बढ़ा और नए नए चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे मैं नोट्स नहीं ला पाई क्योंकि पेपर फट गया है, बहुत पुराना मेरा ये नोट्स वगैरह है, तो नहीं मिल पा रहा था। तो मैं यहाँ पे ये PDF से समझा दूँगी आप लोगों को। तो उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है। परिस्थितियाँ में नई कविता की परिस्थितियाँ वो तो थोड़ा सा आप पढ़ लिए उसका डिफिनेशन। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे। पहला इसका राजनीतिक या राजनयिक परिवेश या परिस्थिति, बोलिए दोनों सेम ही होता है। तो चलिए फिर है इसमें पहला हम लोग देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियाँ। नई कविता के अभ्युदय काल में बौद्धिकता और विज्ञान के प्रति मानव का मोह जागृत हो चुका था। नई मतलब कि राजनीतिक परिस्थितियाँ उस समय ऐसी थी कि नई कविता के अभ्युदय काल में, नई कविता का जब काल चलने मतलब शुरू हो रहा था, उस टाइम क्या हुआ कि बौद्धिकता और विज्ञान के प्रति मानव का मोह जागृत हो चुका था। लोग जागरूक हो रहे थे और जो वैज्ञानिक होता है, शुरू वैज्ञानिक लोग जो बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करते हैं, तो ये सारे लोग पहले के जो ज़माने के लोग थे, बहुत पुराने लोग, वो लोग ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। वो लोग अपना जो चला आ रहा है अंधविश्वास, उस पर विश्वास करते थे। पर वो सारे को पीछे छोड़कर वो ये सब सारे चीज़ों के प्रति अपना मोह जागृत कर रहे थे, मतलब जागरूक हो रहे थे। फिर है सामान्य बुद्धिजीवों और जो अब तक स्वतंत्रता के व्योमोह में फंसे थे, अनुभव करने लगे थे कि उनका यह मोह सत्य के निकट नहीं है। भारतीय परतंत्रता की श्रृंखलाएं टूट चुकी थी। स्वतंत्रता सूर्य नई किरणों की ललिमा के साथ उदित हो चुका था। भारतीय जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक राष्ट्रीय संविधान लागू हो चुका था। इस प्रकार नई कविता का राजनीतिक परिवेश नितांत भिन्न था। हम स्वतंत्र हुए, हमारे भाव स्वतंत्र हुए, हमारे विचार स्वतंत्र हुए, हमारे उद्योग का व्यापार स्वतंत्र हुए। मतलब उस समय हमें आज़ादी तो मिला था, जो हम पहले भी पढ़े, आज़ादी तो पूरी तरह से मिल चुका था हर जगह से हम लोगों को, अंग्रेज़ों से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका था भारत को। परंतु भारत के ही लोग, जिन्हें वर्ग संभालने को मिला, उन्हीं लोग हम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये था राजनीतिक परिस्थिति। मतलब फिर बताया गया कि फलतः हमें स्वतंत्र परिवेश में नई दृष्टि से चिंतन करने का सो अवसर प्राप्त हुआ। इसी परिवेश में नई कविता अपने शैशव में खिलखिलाने लगी। मतलब कि हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, हमें आज़ाद होकर जीने का मौका मिला, नई शुरुआत करने का मौका मिला, और इसी के दौर पे हमें एक नई कविता का फिर खिलखिला कर उठा नई कविता, वो नए नए चीज़ों को लिखने लगा। क्योंकि कोई भी हम किसी बंधन से बंधे नहीं थे, सब कुछ स्वतंत्र हो चुका था, अपने मन से हम कुछ भी रचना कर सकते हैं, लेखक लोग लिख सकते थे। तो सारे नए नए चीज़ों के बारे में लिखा गया, अंधविश्वासों को छोड़कर, जो
सच्चाई है, जो कवि आँख से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे जोर दिया गया और नई कविता में दर्शाया गया। तो ये था हमारा राजनीतिक परिस्थिति। फिर है दूसरा सामाजिक परिस्थिति। भारतीय स्वतंत्र के साथ ही युवा पीढ़ी जागृत हो गई। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्र के साथ ही युवा पीढ़ी जागृत हो गया। जब भारत आज़ाद हुआ उसी के साथ जो युवा लोग, जवान लोग था, वो लोग क्या हुआ, जागृत हो गया। उसने एक और तो रूढ़ियों और परंपराओं के विरोध में विद्रोह स्वरों का विगोल बजा दिया। मतलब जो रूढ़ी, जो शासन हो रहे थे, जो लोग अंधविश्वास कर रहे थे, ये सारी चीज़ों का क्या हुआ, वो लोग विद्रोह किए। कौन? तो जो युवा पीढ़ी लोग थे वो लोग। फिर दूसरी ओर इस युवा पीढ़ी में वेदना, टूट, टकराव और सामाजिक विसंगतियों से जड़ित आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। महंगाई, गरीबी, बेकारी, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार एवं बड़ों का अधिकार भोग की लिप्सा समय के साथ चढ़ती बढ़ती फलती फूलती गई। फलस्वरूप युवा पीढ़ी में निराश और आक्रोश दोनों ही स्वर मुखरित है। विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग, मानवीय मूल्यों का ह्रास, अधिनायकवादी प्रवृत्ति, व्यक्ति स्वतंत्र की भावना, अस्तित्व की सजगता ने आधुनिक युवा वर्ग में तनाव, आक्रोश और क्रांति की आकांक्षा को जन्म दिया। यह था सामाजिक परिवेश। तो क्या कहा जा रहा है सामाजिक में कि आज़ादी मिलने के बाद ही तुरंत जो उस समय की युवा लोग थे, जवान लोग थे, वो लोग जागृत हो गए और जो गलत हो रहे थे, जो बड़े लोगों को और बड़ा वो बन रहे थे, जो छोटे वो और छोटे बन रहे थे, तो इस सारी चीज़ को जो युवा लोग देख रहे थे, तो इसको उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। लोग एकजुट होकर ये सारे गलत चीज़ों को विद्रोह करते थे और जो लोग गलत को सपोर्ट करते थे वो एक साइड हो जाते थे और जो गलत को गलत बोलते थे, विद्रोह करते थे, वो एक तरफ हो जाते थे। इस कारण से क्या होता था, युद्ध का आगमन होने लगा, युद्ध छिड़ने लगा नई कविता के समय, उस समय। और महंगाई वगैरह, गरीबी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ भी धीरे धीरे और बढ़ने लगी और मन की मतलब कि निराश और आक्रोश भरा उस समय समाज का स्थिति हो चुका था। तो ये था हमारा सामाजिक परिस्थितियाँ नई कविता के समय। अब हम लोग देखेंगे इसकी उपलब्धियाँ, नई कविता की उपलब्धियाँ, क्या क्या हमें उपलब्धि प्राप्त हुई नई कविता के समय। तो उपलब्धियाँ मैं जा रही थी इसी वीडियो में कंप्लीट कराने, परंतु वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और अगला वीडियो में मैं उपलब्धियाँ के बारे में पूरा विस्तार से डाल दूँगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए उपलब्धियाँ का तो कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए। कमेंट आएगा तो ही मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि कमेंट आता तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे लोगों को चाहिए, तो अच्छा लगता है अपलोड, मन भी लगता है अपलोड करने में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग। मेरे चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।